थोड़ा सुन के अंडरस्टैंड तो कर सकते हो ना, सुनने में तो अंडरस्टैंड कर सकते हो ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यस 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 आपको मैं नोट्स इंग्लिश में भी भेज दूंगी आपके नंबर पे, बट क्योंकि यस क्लास यस क्लास मैम हिंदी, यस मैम। हाँ, बट क्योंकि ना क्लास हिंदी की है तो सबके हिसाब से मुझे हिंदी में ही चलना पड़ेगा, और मैं यस हिंदी, यस हिंदी हाँ, में आप समझा सकते हो, बट नोट्स इंग्लिश में भेज हाँ देना हाँ, बस। वो मैं आपको भेज दूंगी, है ना, अलग से, यस यस सेम, मैम, हाँ, बस सेम थैंक कोर्स यू के, वो मैं आपको अलग से भी भेज दूंगी। और मैम। अगर यस मैम। कोई भी दिक्कत होगी, कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं होगा, तो हम रिपीट करेंगे। कोई वो नहीं है कि आज यस क्लास मैम, हो गई तो थैंक हम यू मैम। रिपीट नहीं कर सकते ना, हम उसको रिपीट करेंगे, ठीक है। यस मैम, यस हाँ, मैम, तो थैंक यू। अभी हम कोर्स स्टार्ट करते हैं, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये हस्तरेखा का फर्स्ट चैप्टर है और हाथ के विषय में बात होगी। कोशिश करती हूँ पढ़ने की, आप लोग भी साथ में जो आपको नोट्स भेजे हैं वो करिए स्टार्ट पढ़ना मेरे, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आती है, कहीं पे भी आपको लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसको मुझे पूछ सकते हैं बीच में ही रोक कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी मैम। स्पीकर का चक्कर है। मनुष्य का हाथ एक विलक्षण उपकरण है। कहने का मतलब है जो हमारा हाथ है, जो पाम है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक बॉडी का एक इक्विपमेंट है हमारे पास, है ना, एक ऑर्गन है जो हमें हर तरह की चीज बताता है। सिर्फ एक हाथ से हम किसी का भी पूरा पास्ट, फ्यूचर, उसका प्रोफेशन, उसका मैरिज स्टेटस, उसकी पर्सनल लाइफ, पेरेंट्स का, जी मैम। संतान का, प्रोफेशन, जी सब कुछ सिर्फ इस हाथ में हमारे सब कुछ लिखा है। और ये हाथ, जब इसमें एक चीज देखने की है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो है जो हमको जन्म से परमात्मा ने दिया है, भगवान से जो हमको मिला है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जन्म का हाथ है, ये हमें बाय जी बर्थ मिला है। लेकिन उसमें 50% हमारे कर्म इन्वॉल्व होते हैं कि हमें जो मिला है ना, हम उसको चेंज कर सकते हैं। 100% नहीं कर जी सकते, बट 50% मेरा एक्सपीरियंस है, हम अपनी मेहनत से अपनी रेखाओं को चेंज कर सकते हैं। मेहनत से, पूजा से, दान से, है ना, अच्छे जी कर्मों से थोड़ा रेखाएं हम चेंज। तो ये हमारा वो जन्म का हाथ है लेफ्ट, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला, या जो हमारे पूर्व जन्म के हमारे कर्म हैं, पिछले जन्म। क्या पता हम जी क्या थे, है ना, तो कर्मों के जी अनुसार जो मिला वो है लेफ्ट। और इसको हम बोलते हैं कर्म का हाथ, सीधा हाथ, जो राइट लेफ्ट पाम है। हैंड को ना, राइट लेफ्ट हैंड को। लेफ्ट जन्म का, और ये कर्म का। जन्म। तो जब हम जन्म। अपने सत्कर्म करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, जानवरों को खाना खिलाते हैं, पूजा पाठ, जी ब्राह्मणों को दान करते हैं, है ना, तो हमारी जो रेखाएं है ना, वो टाइम टू टाइम चेंज होती हैं। आप जी कभी भी देखिएगा कि 1 साल 1.5 साल के बाद ना कुछ डिफरेंट होता है हाथ में, जी मेजर मैम। नहीं, बट माइनर चेंजेस तो जरूर आते हैं, क्योंकि समय हमेशा एक सा नहीं रह सकता। और हम ये भी नहीं कह सकते कि भी मेहनत है वो सफल नहीं होगी, वो ठीक है जी जो परमात्मा ने दिया है, बट हम इस चीज से तो डिनाई नहीं कर सकते ना कि हम मेहनत जी करेंगे और सक्सेस ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। बार बार सक्सेस ना मिलना, कोई एक आध केस में ऐसा होता है, बट ज्यादातर केस में हमें सक्सेस मिलती है। तो मनुष्य का हाथ एक विलक्षण उपकरण है जिसे किसी भी मशीन द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ये सिर्फ भगवान में ही एक वो है कि भगवान ही सिर्फ बना सकते हैं, कोई नहीं बना सकता। परंतु मनुष्य का यही हाथ अन्य सभी मशीनों का निर्माण कर सकता है ना। देखिए कितनी सुंदर बात है कि मशीन हाथ को नहीं बनाती, लेकिन हाँ, मशीन हाथ से कोई भी मशीन इंसान बना सकता है। इसी तथ्य जी को ध्यान में रखकर, मतलब इसी बात को ध्यान में रखकर, विभिन्न हस्तरेखा विशेषज्ञ जो भी एक्सपर्ट्स हैं पामिस्ट्री के, उन्होंने भविष्य को जांचने का इसको मीडियम बनाया है, इसको भविष्य जी देखने का इसलिए मीडियम बनाया। हस्तरेखा विशेषज्ञ, विशेषज्ञ बोलते हैं एक्सपर्ट्स को ना। जी हस्तरेखा विश्लेषण की विद्या का एक अन्य नाम सामुद्रिक शास्त्र भी है। तो हम पामिस्ट्री का एक दूसरा नाम भी है जिसको सामुद्रिक शास्त्र भी कहा गया है। अनेक विद्वानों का मत है, यानी एक उनकी ऐसी सोच है कि इस विद्या के प्रवर्तक जो है, जो मतलब इस विद्या को बनाने वाले हैं, जिन्होंने इस विद्या का निर्माण किया है या इन्वेंशन की है, उन ऋषि जी का नाम समुद्र ऋषि था।
तो इसी कारण इस विद्या को सामुद्रिक विद्या बोलते हैं। जिन्होंने हस्तरेखा को फर्स्ट टाइम में इन्वेंशन की हस्तरेखा की, कि भाई हम लोग देखकर और बता सकते हैं फ्यूचर, बहुत उन्होंने इस पे काफी की होगी, इन्वेस्टिगेशंस की होंगी, रिसर्च की हैं, तो जी उन्हें जिन्होंने की उनका नाम है समुद्र नामक ऋषि, इसलिए इसी विद्या का नाम सामुद्रिक विद्या पड़ा। सामुद्रिक विद्या जी एक अति उन्नत विज्ञान है, एक हाई पीक का एक साइंस है, जिसे अगर हम जी अच्छे से पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो सब कुछ यही लिखा है। जी हाथों की स्वाभाविक गतिविधि, त्वचा की प्रकृति, यानी हमारी जो स्किन का जो नेचर है, स्किन का देखकर जी हम, और हाथ की सुसंगति, यानी हाथ का एक उसकी सॉफ्टनेस, हार्डनेस, या उसका जो एक स्ट्रक्चर है हाथ का, नाखूनों का रंग, नेल्स का कलर। आप देखेंगे कि जी जो बीमार लोग होते हैं ना, उनके नेल्स या तो येलो हो जाते हैं, या अगर कुछ और बॉडी में पॉइजन बनता है तो ब्लू भी हो जाते हैं कई बार। तो नाखूनों का रंग, तो ये तीनों लोग के प्रतीक, हाथ की उंगलियों की बनावट या आकृति, और उनका अलग अलग जुड़ाव, या जो ये हमारे जॉइंट है, इनको बोलते हैं अलग अलग जुड़ाव। उंगलियों जी के अग्रभाग, ये अग्रभाग या सिरों की बनावट, कोमल या कठोर, सॉफ्टनेस या हार्डनेस। उंगलियां लंबी अथवा छोटी उंगलियां, जो भी फिंगर्स की हम जी शेप देखेंगे, और अंगूठे की बनावट, ये इसको थंब का इसकी शेप को जी देखकर आदि से व्यक्ति के गुण दोष, यानी उसका जो नेचर है, जो उसका स्वभाव है, जो उसके जीवन में घटनाएं घटने वाली हैं, उनका पता लगाया जा जी सकता है। इस प्रकार भारतीय सामुद्रिक विद्या अंधविश्वास या आस्था का विषय नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है, पामिस्ट्री कुछ नहीं होता जी, सब कर्म है ना, अपने अच्छे कर्म करो सब कुछ मिलेगा। लेकिन आपको एक बात बताती हूँ, ये नहीं कि आज आप मुझसे पढ़ने आए हो, आपके पास कुछ जरूर ऐसा ज्ञान होगा जो मुझे नॉलेज नहीं है, मुझसे बहुत अच्छा होगा, आपके पास बहुत कुछ है मुझे सिखाने के लिए, आई नो। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि आप जो भी मतलब, लोग ऐसे कहते हैं ना पामिस्ट्री और ये, मेरा ऐसा मानना है वैसे भाग्य कर्म से बड़ा है। कर्म से हम सुधार सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को आप देखेंगे कुछ नहीं होते, ना शक्ल, ना सूरत, ना कोई गुण, लेकिन वो ना एक सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं, जी है ना। हाँ, कुछ नहीं होता, बहुत अच्छा अर्निंग, बहुत अच्छा फैमिली स्टेटस, सब कुछ वो उनको मिलता है, उनके पिछले जन्म या उनका भाग्य। तो जो लोग ये कहते हैं ना ये कुछ नहीं होता जी, सब कर्म है, नहीं, ये अंधविश्वास नहीं है। जैसे जैसे आप इसमें और डीप में जाएंगे, ज्योतिष में आप डीप में जाएंगे, धीरे धीरे अध्यात्म में जाएंगे, तो आप ऐसा पाएंगे कि अंधविश्वास नहीं, आपके ऐसे एक्सपीरियंस होंगे, आप लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस होंगे, जब आप भगवान की पूजा करोगे, अपने ये इसमें ज्योतिष में आगे चलोगे, आपको एक्सपीरियंस होगा कि अंधविश्वास नहीं है, सर्टिफाइड है, साइंस है, 100% साइंस है, ठीक है। बल्कि यह एक अति उन्नत मतलब हाई पीक विज्ञान है। हथेलियां हमारे मन मस्तिष्क का दर्पण है। हथेली पर बनने उभार, ये जो माउंटेन्स आते हैं, को हस्त विद्या में पर्वत कहा जाता है। ये जो आ जाते हैं बीच में माउंटेन्स, जी इनको हम पर्वत बोलते हैं या माउंटेन बोलते हैं। ये पर्वत हमारे मस्तिष्क के कुछ केंद्रों की विशेष क्रियाशीलता की ओर संकेत करते हैं। कहने का मतलब है ये जो माउंटेन्स है, ये हमारे जो माइंड में चल रहा होता है ना, या जो हम सोचते हैं, कल्पनाएं करते हैं, कुछ प्लानिंग्स जी करते हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इनको जब हम अच्छे से रीड करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये भाई क्या सोच रहा है और क्या इसकी फ्यूचर की प्लानिंग्स हैं। आप कंफर्टेबल हो ना दिनेश, कोई प्रॉब्लम यस तो नहीं है यस ना? मैम, ओके, यस मैम, नहीं मैं कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप चिंता नहीं कीजिए। नहीं मैम, प्राचीन आप हो तो टेंशन ही नहीं। नहीं, टेंशन नहीं लेना। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार स्त्री का बायां हाथ और पुरुष का दायां हाथ देखा जाता है, किंतु हमारे शिक्षण संस्थान का मत है, यानी मेरा पर्सनली ये मानना है कि जो हाउसवाइफ हैं या ऐसे लोग, उनका लेफ्ट, बोलिए सर, कुछ पूछना अरे चाहते सर मत बोलो ना, निखिल बोलो। हैं? अच्छा, हाँ, तो तो जो जो अर्निंग मेंबर है मैम, अर्निंग मेंबर लेडी रहे कोई भी रहे, उसका राइट ही देखा राइट, जाएगा, राइट। राइट, मेरा मानना, और ये मेरा एक्सपीरियंस है। जो लोग कुछ नहीं नहीं करते हैं उनका लेफ्ट, भाई उनको तो कर्म से जो मिल गया वो उसी पे दुनिया चला रहे हैं। लेकिन जी जो मैम, कुछ भी करके अपना भाग्य सुधारना चाहते हैं, छोटा काम हो या जी बड़ा, तो उनका मैं जी राइट भी देखती हूँ, चाहे वो फीमेल हो। जी ठीक है। जी किंतु हमारे शिक्षण संस्थान का मंत्र है कि दोनों हाथ देखने चाहिए, क्या भाग्य से मिला और क्या उन्हें कर्म से किया।
दोनों हाथों में जो लक्षण एक जैसे हों, यानी दोनों में जो माउंटेन्स या लाइनें जो कॉमन हो, उनको हमें ज्यादातर फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। बहुत सारी आप लाइनें देख, अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, किसी के हाथ में ना आयु रेखा बहुत कम होती है, वो तो 100-200 में कोई आता है ना, आयु रेखा उसमें कम होती है, परंतु अगर दोनों हाथ में हो ना कम, दोनों हाथ में छोटी हो, तब आपको अपनी प्रेडिक्शन देनी चाहिए। तब प्रेडिक्ट हो सकता है उसके इतने अच्छे कर्म हो, उसके पेरेंट्स के इतने अच्छे कर्म हो कि वो अपने उस पे गेट ओवर कर ले, है ना। तो कई बार होता है कि लोग एक हाथ में देखा भाई आयु रेखा छोटी है तो वो प्रेडिक्ट कर देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर दोनों में सेम आए ना तो वो आपको 100% प्रेडिक्शन ठीक जाएगी। दोनों हाथों में जो लक्षण हो उन्हें निश्चित मानना चाहिए। जिन लक्षणों में अंतर हो, जो मतलब थोड़ा डिफरेंस हो, उसमें से जो उनका एक्टिव हाथ है ना, वो जिस हाथ से काम करते हैं उस हाथ को आप प्रायोरिटी दीजिए। अगर कोई राइट हैंड से है या कोई लेफ्ट हैंडी है तो उसको आप प्रायोरिटी दीजिएगा। जो लोग बाएं हाथ से लिखते हैं उनका दायां हाथ सक्रिय माना जाता है। उनके दाएं हाथ के लक्षणों को प्रमुखता देनी चाहिए। जो लोग बाएं हाथ से लिखते हैं उनके बाएं हाथ को देखें। जो भी राइटिंग में जो हाथ वो यूज करते हैं वो उनका एक्टिव हैंड होगा, ऑब्वियस है। हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं, किंतु उनके बदलने की गति अति धीमी होती है। जो हमें ना एकदम से, अगर फर्स्ट टाइम हम किसी को देख रहे हैं तो हमको पता नहीं चलती, जिसको हम कंटिन्यू हमारे टच में है तो हमें पता लगता है कि भाई इसका पहले यहाँ था तो अभी ये चेंजेस आया, या वो बंदा बताए तो। बहुत दिनों पहले की हाथ की पुरानी छाप से उसी हाथ की नई छाप को मिलाने से पता लगेगा कि कौन सी नई रेखा प्रकट हुई है। रेखाएं बनती हैं और कौन सी पुरानी लुप्त हुई है, यानी कौन सी खत्म हो गई है और कौन सी नई आई है। रेखाएं बदलने की गति यानी जो उसकी स्पीड है, जो लाइनें निकलने की जो स्पीड है, वो हर व्यक्ति में एक समान नहीं होती। जिन हाथों में कम लाइनें होती हैं यानी गिनी चुनी रेखाएं होती हैं, उनकी रेखाओं में परिवर्तन की संभावना कम होती है। कुछ लोगों में जो सिर्फ मेजर लाइंस है, हार्ट लाइन हो गई, हाँ, माइंड वाली हो गई, लाइफ लाइन हो गई, फेट लाइन, मोटी मोटी रेखाएं हैं, तो उनमें चेंजेस कम आते हैं। और जिन्हें बहुत छोटी छोटी होती है ना, उनके बनते बिगड़ते रहते हैं। जी। परिवर्तन केवल रेखाओं में हो सकता है, त्वचा की बनावट या जो आपके स्किन का जो एक नेचर है, और एक फिंगरप्रिंट्स कभी नहीं बदलते। इसलिए आपको पता है सब बैंक में सब पासपोर्ट फिंगरप्रिंट लेते हैं, फिंगरप्रिंट अंगूठा कभी चेंज लगाते नहीं हैं। होता। बिल्कुल, अंगूठा लगाएंगे है ना, वो कभी चेंज नहीं होता। सिर्फ हमारे जो पाम में जो लाइन है सिर्फ वो चेंज होती है। इसलिए अनपढ़ लोग अंगूठे की छाप से हस्ताक्षर का नाम लेते हैं, और ये मान्य है, हर जगह अंगूठे की छाप को पूरी मान्यता दी गई है। अब पामिस्ट्री के अंतर्गत 2 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे लिखा है मैंने, हस्तविद्या के अंतर्गत 2 विषय आते हैं। हस्त लक्षण, इनसे व्यक्ति के मूल स्वभाव का ज्ञान होता है। विभिन्न हस्तरेखा विशेषज्ञों ने हाथ की आकृति के आधार पर सभी हाथों को अलग अलग वर्गों में बांटा है। ये सब बताया है कि भाई किस किस तरह के लोगों के हाथ हो सकते हैं, कैसी उनकी फिंगर्स हो सकते हैं, और कितने मतलब शेप जो अलग अलग है। हस्त लक्षणों के अंतर्गत ही हथेली के उभार यानी जो माउंटेन्स हैं, उंगलियों की बनावट आती है, जिससे व्यक्ति के भूत, भविष्य और जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव का पता चलता है, यानी पास्ट, फ्यूचर, ये सब पता चलेगा। हस्तरेखाएं, इनसे व्यक्ति के जीवन में होने वाली जो घटनाएं हैं उनका पता लगेगा। इसीलिए और उनका समय, रेखाओं से जो है एक तो हमें घटना पता चलेगी क्या होनी है और वो कब होगी। कि जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो हम बताएंगे कि ये रेखा अगर इतनी बढ़ गई है तो कितनी एज हो गई है, भाई ये घटना घटेगी तो किस एज में होने की संभावना है, विदेश जाना है तो किस एज में जा सकता है, कोई रोग होगा तो किस एज में होगा। तो हर लाइनों की एक अलग अलग एक कैलकुलेशन होगी जिससे हमें पता चलेगा। रेखाओं का अध्ययन ही हमें भूतकाल में घटित हो चुकी घटनाएं मैम आवाज आ रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा था। हाँ, कहीं आप कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर तो कोई वॉइस नहीं है। इस प्रकार हस्तरेखा शास्त्र एक सटीक और बृहद शास्त्र माना गया है, यानी इसे बहुत परफेक्ट और ब्रॉड, बृहद बोलते हैं बहुत ब्रॉड, बहुत डीप,
जो मानव के जीवन की दिशा निर्धारण करने में सक्षम है, यानी जो हमें हमारी लाइफ को कैसे हमें प्लान करना है, किस दिशा में हमें जाना चाहिए, उसको प्लान करने में हेल्प करता है। अब इसके बाद ये वाला आपके पास होगा थर्ड पेज, जिसमें हस्तरेखाओं में दिखाया गया है कि कौन कौन सी रेखाएं हैं और किस किस फिंगर में क्या क्या देखा जा सकता है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, मैंने ये बनाया है, आप लोगों के पास भी ये है। यस मैम। सबसे जो लिटिल फिंगर है उसको बुध पर्वत का नाम दिया गया है, और उससे जो लाइन निकल रही है उसको बुध रेखा माना गया है। सेकंड फिंगर जो है सन को रिप्रेजेंट करती है, और जो माउंटेन है वो सन माउंटेन है। थर्ड जो मिडिल फिंगर है वो सैटर्न माउंटेन है, और जो इंडेक्स फिंगर है वो जुपिटर माउंटेन है। थंब से हम ये देखते हैं, एक तो बंदे का ना जो तर्क शक्ति होती है, यानी वो सामने वाले को कितना तर्क दे सकता है, कितना आर्गुमेंट्स कर सकता है, पॉजिटिवली कितना आर्गुमेंट कर सकता है, या उसकी एक काम करने की अंदर से इच्छा शक्ति कैसी है, मतलब कितना उसके अंदर इतनी पावर है, कितना वो है कि जो चीज वो पाना चाहता है उसके लिए लेबर कितनी करेगा। ये आप इसकी थंब की फ्लेक्सिबिलिटी से पता लगेगा। और आगे हम बताएंगे, इसी से ही अपराधियों का भी पता चलता है, कौन मर्डर तक जा सकता है ना। अब इसमें रेखाएं हैं, जो बुध पर्वत के नीचे लाइन है जिसको हमने बुध, बोलिए मैम मैंने सुना है, खाली पता नहीं, कंफर्म कर रहा हूँ कि जिन लोगों का थंब मोटा रहता है वो मर्डरर्स रहते हैं। यही मैंने आपको ऊपर से बोला, जिन लोगों का थंब ऊपर से मोटा और पूरा गोल रहेगा ना, बिल्कुल ऐसे लट्टू की पूरा तरह बन जाएगा, और वो हार्ड होगा, ऐसे फ्लेक्सिबल नहीं फ्लेक्सिबल होगा, नहीं जो होगा। वो अपराध में जा सकते हैं, है ना। और वैसे जो किलर्स हैं उन पे रिसर्च में देखा गया है कि उनका जो थंब है वो बहुत हार्ड और ऊपर से ऐसे पॉइंटेड नहीं होता है, बहुत मोटा एकदम राउंड शेप में होगा, और उनके ना नेल्स भी छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े रफ से नेल्स, येलो कलर के, है ना। जी। जो सेकंड फिंगर के नीचे सूर्य रेखा है, जो कि हृदय रेखा को और मस्तिष्क रेखा को टच करती है। ये वॉइस कहाँ से आ रही है, बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। कोई पार्टीशन का ना उसका म्यूजिक चालू है किनका? इसमें है क्या, मेरे लैपटॉप में? मैम कोई अपना पार्टिसिपेंट का ना वीडियो चालू है ना, उनके यहाँ से आवाज आ रहा है, हाँ वही ना, थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है मैम आपका आवाज एकदम। मैम ये एक बार चेक कर लीजिए कहीं से बीच में वॉइस थोड़ा। मैम अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। मैम थैंक चाहे तो यू। म्यूट कर दीजिए सबको। हाँ अभी हुआ है ना। यस यस अभी बराबर है मैम। तो सेकंड वाली जो फिंगर के नीचे लाइन आएगी उसको हम सूर्य रेखा कहते हैं, जो हृदय जी रेखा और मस्तिष्क रेखा को टच करते हुए आएगी। यही सूर्य रेखा गवर्नमेंट से रिलेटेड जो काम होते हैं उनको करवाने में हेल्प करती है, और एक समाज में जो एक अपने को रुतबा चाहिए होता है, एक हाई लेवल पे बंदा पहुंचता है, पॉलिटिक्स में पहुंचता है, या गवर्नमेंट में कोई बहुत अच्छा ऑफिसर बनता है, उसके हाथ में भी सूर्य रेखा बहुत स्ट्रांग होती है। सेकेंडली जो डॉक्टर्स बनते हैं ना, उनके लिए भी सूर्य और मंगल स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जी डॉक्टर बनाने में भी सूर्य का बहुत बड़ा रोल है। जो मिडल फिंगर है वो सैटर्न माउंटेन है, और सैटर्न माउंटेन के नीचे जो रेखा आ रही है शनि रेखा, उस शनि रेखा को ही फेट लाइन या भाग्य रेखा कहा गया है। नेम एंड फेम। ये नेम फेम देगी आपके, आप कितना ग्रो करेंगे लाइफ में वो बताएगी। सेकेंडली आपको जो सब कुछ मिलता है ना, इस भाग्य रेखा से ही मिलता है। ये भाग्य रेखा ही है जो आपका सब काम कराती है। इसको शनि रेखा भी कहते हैं, फेट लाइन भी बोलेंगे, भाग्य रेखा भी बोलेंगे, और इसका जो निकलने का स्थान है वो है यहाँ, ठीक है, जिसको बोलते हैं मणिबंध। यहाँ से ये निकलेगी, और जितना ये ऊपर तक जाएगी और जितना ये क्लियर होगी, जितना ये बारीक होगी, मतलब फैली हुई नहीं होनी चाहिए, जितना ये क्लियर होगी उतना व्यक्ति को लाइफ में स्ट्रगल कम करना पड़ता है।
जब आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे ना, आप देखेंगे किसी की भाग्य रेखा ना बहुत डिस्टर्ब होती है, उसमें बहुत सारे कट होते हैं और बहुत ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होगी, ऐसे सांप वाली स्नेक जैसे शेप की होगी, या कई लोगों की यहाँ से निकलेगी। जब यहाँ से निकलेगी ना, तो हम उससे ना ऐसे अंदाज लगाते हैं कि व्यक्ति का भाग्य इस उम्र में स्टार्ट हुआ, बचपन बहुत स्ट्रगल में जी गया। भाई भाग्य रेखा निकली 30 साल की एज में, अब यहाँ से हम जैसे काउंट करेंगे बाद में, भाग्य रेखा अगर स्टार्ट ही यहाँ से हुई तो हम यही कहेंगे ना, भाग्य भी 30 साल के बाद ही उदय हुआ, यानी बचपन बहुत स्ट्रगल में गया। और आप इसको बिल्कुल सही पाएंगे जब आप करेंगे। इसके बाद आता है जुपिटर माउंटेन, ये इंडेक्स फिंगर के नीचे वाला। अब जुपिटर गुरु पर्वत। माउंट, हाँ गुरु पर्वत, ठीक है सर। गुरु पर्वत के नीचे से 2 लाइनें निकलती हैं एक साथ। एक निकलेगी आपकी मस्तिष्क रेखा और एक निकलेगी आपकी जीवन रेखा। जो आपने देखा है मोस्ट ऑफ द जो हैं लोग, उनका ये बंद होता है पूरा। जैसे ये आपकी आ गई मस्तिष्क रेखा निकल रही है, थोड़ा सा देखिएगा, ये मस्तिष्क रेखा निकली और इसके साथ ही जीवन रेखा स्टार्ट हो गई। तो मोस्ट ऑफ जी द लोग जो होते हैं ज्यादातर उनका बंद मिलेगा आपको, और ये निकलता है गुरु जी पर्वत के नीचे से। इसमें मैंने जी दिया हुआ है ना, कुछ लोगों की जिनका यहाँ पे बहुत खुला होगा, गैप होगा, उनके लिए ऐसा कहा गया है कि वो बड़े ना ओपन माइंडेड होते हैं, मतलब समाज के जो हमारे रीति रिवाज है, जो एक पारिवारिक बंधन है, वो उनमें बिलीव नहीं करते। तो जिनकी बंद होती है उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि वो एक समाज से बंधे हुए हैं, कि जो हमारे फैमिली कस्टम्स है, जो हमारे देश के कस्टम्स है ना, जो हमारी कास्ट के कस्टम, उनको वो फॉलो करते हैं। और जो मतलब खुला है, उनको हम कहते हैं बड़े स्वतंत्र विचारों के। ऐसा बहुत कम में मिलेगा, बट मिलता है, बट मिलता है। अब इसके बाद आप आ जाइए, जो लिटिल फिंगर है उसके नीचे आपका जो मरकरी माउंटेन है, बुध पर्वत जो है, उस पे जो लाइनें होंगी हल्की हल्की सी, उनको बोलते हैं विवाह रेखा। यानी जब हम विवाह का करेंगे आगे स्टडी कि विवाह देखें, तो वहां पर विवाह रेखा आएगी। जैसे एक सेकंड में आपको थोड़ा थोड़ा दिखा दूंगा यहाँ पर। अब जी इसमें इसमें ये होता है कि कई व्यक्तियों के ना विवाह रेखा एक से ज्यादा होती हैं, जिसमें एक बहुत क्लियर होगी, एक या तो टूटी हुई होगी या बहुत डिस्टर्ब सी होगी। तो उस स्थिति में भी ये कहा जा सकता है कि शायद कोई रिश्ता पहले हुआ और आगे नहीं चल पाया, टूट गया। और दोनों ही रेखाएं अगर वो हैं, अच्छे से दोनों क्लियर हैं, तो लोगों के 2 विवाह का योग भी शो करती है कि 2 शादियां जी इंसान की हुई हैं। जी क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना सबको? निखिल, कोई दिक्कत है आपको? आपको कोई, सब ठीक है ना? मैम सब बरोबर फर्स्ट क्लास। ठीक है बराबर ना? मैम। यस मैम बरोबर। ओके। अब उसके बाद जो और नीचे आती है, वो नीचे आ जाता है, ये वाला जो हिस्सा है, ये आ जाता है हमारा मंगल पर्वत। अभी आपने देखा, जो हस्तरेखा में हमने देखा, गुरु पर्वत है, शनि है, सूर्य पर्वत है और बुध पर्वत है। बट इसमें मंगल का, राहु केतु का स्थान अभी हमें नहीं दिखाई दिया। तो ये जो स्थान है ये वाला, और यहाँ से ये पूरी बेल्ट, ये पूरी बेल्ट, ये है मंगल का स्थान। थंब मंगल और का इंडेक्स फिंगर के नीचे ये पूरा बेल्ट, ये है मंगल का। अब इसमें भी मंगल जी का जो स्थान होता है, मंगल इसमें 2 तरह के माने गए हैं। जैसे इसमें जो ये है, इसको बोलते हैं हम उच्च का मंगल, और ये है निम्न मंगल। तो ये अगर निम्न मंगल बहुत उभरा हुआ हो ना, बहुत अलग ही दिखता है कि जैसे कुछ यहाँ पे जी बिल्कुल फ्लफी सा दिख रहा है, तो क्या होता है, बंदा बहुत क्रोधी स्वभाव का। मंगल तो वैसे ही क्रोध वाला प्लैनेट है, गुस्से वाला प्लैनेट है ना। यस तो अगर हमारा मंगल बहुत, निम्न मंगल बहुत ऊंचा उड़ जाता है, तो उसको हम मानते हैं कि वो बहुत क्रोधी स्वभाव का है। अब हाथ से ही, जैसे अगर हम मांगलिक दोष देखते हैं, तो अब मेरा ही मानना है कि बीच में अगर ऐसे गड्ढा आ जाता है ना, या अगर हम ऐसे जी पानी रखें तो उसमें पानी रुक जाए हथेली में, तो वो मंगल दोष को रिप्रेजेंट करता है। जी क्योंकि कुंडली से तो हम देख लेंगे मंगल है ना, फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा है, 12th में, 4th 7th 8th में है, तो मंगल दोष। बट हाथ से देखने में थोड़ा सा ज्यादा शक्ति लगती है। तो हाथ में हम ये देखते हैं कि अगर यहाँ पर गड्ढा ज्यादा है, ऐसे डालने से पानी जी रुकता है, तो मंगल दोष रहेगा। और जी अगर आप कहेंगे जी,
मैम ये आउटर मास है, ये इनर मास है ना? ये आपका, हाँ, ये है उच्च का मंगल और वो है निम्न। ये आउटर, ये आउटर आ गया ना। ये इनर है, ये आउटर है। हाँ, थंब साइड, ये इनसाइड का ये आ गया ना, निम्न मंगल। ठीक है, थंब के साइड पे आउटर रहता है ना मैम? निम्न मंगल रहेगा, निम्न मंगल, अंदर वाला, लोअर लेवल जी का। जैसे ना जी। आप जब कुंडली, अगर थोड़ा सा आपको ज्योतिष की है नॉलेज, थोड़ा बहुत पढ़े हो ज्योतिष? हाँ है मैम। पढ़े ना, तो आप जानते हैं ना हर जी प्लेनेट ऊंच और बहुत। नीच में होता है। हर प्लेनेट में ऊंच और नीच का रहते हैं ना प्लेनेट। जी तो जब नीच का मंगल आ जाता है, यानी कर्क राशि का मंगल आ जी। जाता है, तो व्यक्ति कैसा बनेगा? अग्रेसिव, है ना, दूसरों को दुख देने वाला, और लूट, एग्रेसिव, है ना, गुस्से वाला, गुस्से वाला, वायलेंट। दूसरों को हर्ट करने वाला, बिल्कुल, और लड़ने के लिए तैयार, मारपीट ये। तो सेम जी ऐसे ही होगा, निम्न का मंगल अगर ज्यादा जी स्ट्रांग हो जाएगा, नीच का मंगल ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो क्या करेगा? दूसरों को दुख देगा। अब इसमें एक आती है बात कि राहु केतु कहाँ है। अभी तक हमने इसमें देखा सब प्लैनेट आ गए, हमारे राहु केतु रह गए। अब यहाँ राहु पे का स्थान, केतु, ये नीचे जो मणिबंध के साथ केतु, स्थान आएगा केतु, और ये बीच केतु। में शुक्र पर्वत के पास मंगल, और शुक्र पर्वत के बीच में आपको राहु का स्थान रहेगा। दिनेश इधर जी उसमें पॉइंट सेट किया हुआ नहीं है, देखिए, ये ना, ये वीनस माउंटेन है, ठीक है, यस मैम, ये वीनस, यस मैम। और ये हमारा मार्स। तो इसका जो ये बीच का ये पॉइंट है ना, जॉइंट, यहाँ पे आप पॉइंट कीजिएगा, ये हाँ, राहु है, ठीक है, और बिल्कुल यस मैम। सेम उसकी 180 डिग्री पे ही केतु। आप जानते हैं हमेशा राहु केतु 180 डिग्री पर ही रहते हैं। जब भी वो मूव भी करते हैं, जैसे राहु अभी वृष राशि में मूव करा है, तो इधर राहु मूव करेगा ना, साथ साथ केतु भी ऐसे चलता रहेगा, हमेशा वो 180 डिग्री पर ही रहते हैं। ठीक। अब इसके बाद आता है हमारा चंद्र पर्वत। ये है हमारा चंद्र पर्वत, मून माउंटेन। मून में। अब हमारी कुंडली में मून माउंटेन का ना बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत काम करता है मून माउंटेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मून क्या है? हमारा ट्रैवलिंग। इमोशंस, ट्रैवलिंग, मदर, मुझे और हमारे फीलिंग्स, जो बॉडी का सॉफ्टवेयर है ना, एक तो हार्डवेयर है कि हड्डियां दिख रही है, मांस दिख रहा है, ये सब स्किन दिख रही है, एक हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हमारी फीलिंग्स है, हमारे सोच विचार है, वो सब कुछ मून रिप्रेजेंट करता है। और मून का ही काम जी है मैम। विदेश यात्रा, जो फॉरेन भेजने का काम है, या फॉरेन से जो हम बेनिफिट्स लेते हैं, वो मून का ही काम है। तो अगर हमारी भाग्य रेखा, अगर फेट लाइन मून पर्वत से स्टार्ट होती है, अगर मून पर्वत को ऐसे टच करती है, जैसे अभी ये सीधी निकले, सीधी है ना, अगर सपोज ये मून पर्वत की तरफ आती है, तो ये 100% है कि वो व्यक्ति या तो फॉरेन में सेटल है, अदरवाइज उसका फॉरेन से बिजनेस और बेनिफिट जरूर है। अब आप भाग्य और मून को जब कंबाइन करोगे, इनकी युति करोगे, तो क्या बोलता है वो कि विदेश से भाग्य बनेगा, है ना। भाग्य लाइन जब मून पे आ गई, तो इसका जो प्रेडिक्शन होगी वो क्या होगी कि विदेश से भाग्य बनेगा। विदेश से कैसे भाग्य बनेगा? या तो व्यक्ति विदेश में रहता है, और क्या काम करे। या उसका काम जरूर ऐसा है कि उसको विदेश से भाग्य उदय हुआ है। होता है किसी का जी कुछ भी, है ना, करते हैं लोग इतना। ये साथ में अब आ गया है ये भाग्य रेखा, मैंने आपको बताया, ये है मस्तिष्क लाइन। अरे मोटी मोटी लाइनों की बात करेंगे, फिर जो आपको कंफ्यूजन होगा उसको क्लियर भी करते चलेंगे ना। ये है हमारी मस्तिष्क लाइन, यानी हमारी माइंड लाइन। इससे हमें क्या पता लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्यक्ति का सोचने की शक्ति। सेकेंडली, उसकी एजुकेशन, क्या उसकी एजुकेशन थ्रू आउट चलती रही है या कहीं ब्रेक आया। सेकेंडली, अगर कोई उसको रोग भी होता है ना दिमाग से रिलेटेड, डिप्रेशन लगा लो, या कईयों को तो ब्रेन ट्यूमर भी हो जाता है, कुछ भी किसी भी लेवल मानसिक तक, तनाव। मानसिक तनाव हो गया, कोई वैसे प्रॉब्लम है उनको, कोई सर्जरी हो, वो सब भी आपको इस लाइन से इंडिकेट हो जाएगी, इससे इंडिकेट हो जाएगी। तो ये मस्तिष्क रेखा है, जिससे हम सब कुछ देख लेते हैं, व्यक्ति का सोच विचार, व्यक्ति के रोग, है ना, सब इससे। अब आ जाती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है लाइफ लाइन। वो रहेगी तो सब कुछ होगा ना, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाती है लाइफ लाइन। अब लाइफ लाइन का जो निकलने का स्थान है, वो गुरु पर्वत के नीचे से है। मैम थोड़ा ऊपर रखिए ना, दिख रहा नहीं है। अच्छा सर, अभी ठीक है? यस यस। ठीक है, ओके। तो ये है लाइफ लाइन।
जिसका निकलने का स्थान गुरु पर्वत के नीचे से है और ये इसको सीधे मणिबंध तक जाना चाहिए, नीचे तक इसको पूरा जाना चाहिए। अगर ये रास्ते में कहीं ब्रेक होती है या ये मतलब फीकी हो जाती है, कहीं पे टूटी है और आगे चलती है, बाई चांस बीच में टूट गई है बट आगे चल रही है, तो उसकी प्रेडिक्शन अलग अलग तरह से हो गई। अगर स्ट्रेट चल रही है तो हम बोल सकते हैं व्यक्ति जो अपने पूरा जीवन स्वस्थ रहेगा, ईश्वर की कृपा से कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी बोलिए। दिनेश दिखा दिखा दिखा, दिनेश दिखा, ऐसे कर, तो सेंटर में कर। इधर इधर कहाँ है लाइफ लाइन? तेरी आधे में कटी हुई है। नहीं बनेगी बनेगी बनेगी, अभी आगे आगे हल्की है, आगे हल्की है, होगी अच्छे होगी। कर्म कर। हाँ मैम। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि क्या, अब जब इसी लाइफ लाइन पर यहाँ से कोई भी आके ये शुक्र पर्वत से आके कोई लाइनें मिलती हैं ना, ऐसे करके इसको टच करती हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि वो ना गुप्त शत्रु हैं, गुप्त शत्रु हैं जो शुक्र पर्वत से आके। और शुक्र पर्वत तो आप जानते हैं जो वीनस माउंटेन है दिनेश जी, जो वीनस हमारा जी। माउंटेन है वो मैरिज को जी। रिप्रेजेंट करता है। और वीनस के जो भी प्रॉपर्टीज हैं वीनस की, जैसे वीनस का काम है एक लग्जरियस लाइफ देना, सब जी। वीनस से ही हमको मिलता है, एक अच्छी मैरिड लाइफ, और आगे जो भी हम लेते हैं सब कुछ, मकान ये वो लग्जरीज जो भी है। जी एक डाउट पूछना था मैम। जी बोले ना। मैम कहा गया है कि वीनस जो है, वीनस सुख सुविधा तो देता है बट इंसान को कामुकता भी बहुत ज्यादा देता है। शुक्र नाम है ना, शुक्र की प्रॉपर्टी है, शुक्र की प्रॉपर्टी है ना ये, कामुकता तो देगा ही। और देखिए शुक्र पर्वत आपका अगर कुछ भी होता है खराब, और साथ में अगर मंगल भी है तो 100%, और सेम ऐसी कुंडली में होता है, शुक्र मंगल का जो कॉम्बिनेशन है व्यक्ति को कामुकता की तरफ लेके जाता है ना। कई बार बंदा फंस भी जी। जाता है अगर दोनों में से कोई एक नीच का हो जाता है तो। अब इसमें आप ऐसे जी। इसको कर सकते हो, आपका शुक्र पर्वत जरूरत से ज्यादा उभरा हुआ है ना, एक तो हो जी। गया दबा हुआ है, अगर तो दबा हुआ है तो आपको जो वीनस से मिलने वाली चीजें हैं उनमें कमी करेगा, क्षति करेगा। परंतु अब जैसे जी। नॉर्मल नॉर्मल में ठीक है, आपको ईश्वर की कृपा से फैमिली, घर परिवार है ना, सब कुछ मिलेगा, गाड़ी घोड़ा सब हो जाएगा। लेकिन अगर ये आवश्यकता से अधिक उभरा हुआ है, ज्यादा ही एक्सट्रीम है, और साथ में निम्न मंगल भी अपनी पीक पे हो, तो व्यक्ति डेफिनेटली गलत तरफ जाता है, जिसकी वजह से वो फंस भी जाता है। आप उसको ऐसे लगा सकते हैं कुंडली में नीच का मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन आ गया, तो ऑब्वियस है दिक्कत आएगी आएगी उसको लाइफ में अपने कर्मों के कारण। तो ये, हाँ, साथ में शुक्र पर्वत पे अगर जाल आता है, हम आगे रीड करेंगे, अगर जाल पड़ता है तो हम कहते हैं कि व्यक्ति की मैरिड लाइफ खराब है, डिवोर्स के भी योग बन जाते हैं, अगर ज्यादा ही बहुत ज्यादा इस पे कुछ जाली जैसा शुक्र पर्वत पे कुछ ऐसे बन जाता है तो। जी। ये हुआ। अब आते हैं मणिबंध रेखाएं। हाथ में ज्यादातर 2 मणि